कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके अपने पसंदीदा चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले इससे रिलेटेड हम तथ्यों पर अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। अगर हम ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या फिर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इससे पहले भी और एमसीक्यू क्वेश्चन डाले जा चुके हैं। ये जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को दोबारा से आपके बीच में लाया जा रहा है कि कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम बहुत करीब है, जुलाई में करीब उसकी डेट आई है, तो जुलाई में उसके एग्ज़ाम होने की संभावना है दोस्तों। तो उसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ठीक उसी तरह से प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और आपकी मेहनत इतनी अच्छी रंग लाएगी दोस्तों, आप यकीन मानिए कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो और सेगमेंट की तरह आज का सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है। बस में दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सी परिसंपत्ति है जो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा नहीं रखी जाती है। पहला है विनिमय बिल, दूसरा ऑप्शन है चालू खाता जमा, तीसरा ऑप्शन है अल्प सूचना पर उधार दिया गया धन और चौथा है रिजर्व बैंक के पास जमा शेष। तो निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा रखी गई परिसंपत्ति नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, प्रयास कीजिए उत्तर देने का, कमेंट में उत्तर देना जरूर दे दोस्तों, उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपकी तैयारी होगी, आप जान पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जो परिसंपत्ति नहीं रखी जाती है वो परिसंपत्ति कौन सी है। विनिमय बिल, चालू खाता जमा, अल्प सूचना पर उधार दिया गया धन या फिर रिजर्व बैंक के पास जमा शेष। तो यह प्यारे दोस्तों चालू खाता जो जमा होता है वह वाणिज्यिक बैंक के द्वारा नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों वो है गरीबी की परिभाषा इस प्रकार है। पहला है लोगों के अपने आलस्य के कारण उत्पन्न मौद्रिक स्थिति। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मौद्रिक स्थिति जिसमें लोगों के पास बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। तीसरा जो ऑप्शन है वह है मौद्रिक और गैर मौद्रिक स्थिति जिसमें लोगों के पास समुदाय द्वारा विनियमित सामान्य संसाधनों, अवसरों और आय तक पहुंच नहीं होती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो गरीबी की परिभाषा इन चारों में से कौन सी है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। हर सब्जेक्ट का अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आप चैनल पे नए विजिटर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जा कर के हर सब्जेक्ट को अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो गरीबी की परिभाषा किस प्रकार है। दोस्तों अगर गरीबी की परिभाषा की बात करें तो मौद्रिक और गैर मौद्रिक स्थिति जो होती है जिसमें लोगों के पास समुदाय द्वारा विनियमित सामान्य संसाधन, अवसर और आय तक पहुंच नहीं होती, वही वही गरीबी की मेन परिभाषा होती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है मुद्रास्फीति की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक बैंकों को निर्देश देता है, कौन सा निर्देश देता है, आपको उसका उत्तर देना है। ऑप्शन है ऋण पर ब्याज दर कम करें, दूसरा है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR कम करें, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाएं और डी ऑप्शन है पूंजी बाजार से बॉन्ड खरीदें। तो मुद्रास्फीति की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों को क्या निर्देश देता है, आपको उसका उत्तर देना है। ऋण पर ब्याज दर को कम करें, वैधानिक तरलता अनुपात को कम करें, नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाएं और डी ऑप्शन है पूंजी बाजार से बॉन्ड खरीदें। तो मुद्रास्फीति की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक
क्या निर्देश देता है? तो ये निर्देश होगा प्यारे दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आरबीआई विस्तारी बस समझे दोस्तों, यदि आरबीआई विस्तारवादी खुले बाजार परिचालन नीति अपनाता है तो इसका मतलब क्या है? बात समझ में आई? यदि आरबीआई विस्तारवादी खुले बाजार परिचालन नीति को अपनाता है तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है कि बाजार में खुले तौर पर घोषणा करेगा कि वह ऋण का विस्तार करने का इरादा रखता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचेगा। सी ऑप्शन है खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों को अधिक ऋण की पेशकश करेगा। सॉरी। डी ऑप्शन है गैर सरकारी धारकों से प्रतिभूतियां खरीदेगा। बस समझ में दोस्तों, यदि आरबीआई क्या करता है, विस्तारवादी खुले बाजार परिचालन नीति को अपनाता है तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को क्या करेगा, बेचेगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला जो प्रश्न है वह भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना बढ़ाने के लिए की गई थी। बस में दोस्तों, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किसको बढ़ाने के लिए की गई थी? आपको इसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शन हैं प्रौद्योगिकी विकास, दूसरा है मुक्त व्यापार, तीसरा है विदेशी निवेश, चौथा है रोजगार। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना बढ़ाने के लिए की गई थी, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किसको बढ़ाने के लिए की गई थी? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। आपके ऑप्शन है प्रौद्योगिकी विकास, दूसरा है मुक्त व्यापार, तीसरा विदेशी निवेश, चौथा है रोजगार। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जो स्थापना की गई थी वो किसको बढ़ाने के लिए की गई थी? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है कि एक वाणिज्यिक बैंक के एनपीए का अर्थ क्या होता है? उसमें दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके एनपीए का अर्थ क्या होता है? पहला है शुद्ध निष्पादित परिसंपत्ति, दूसरा है नई निष्पादित परिसंपत्ति, तीसरा है गैर व्यक्तिगत खाता और चौथा है गैर निष्पादित परिसंपत्ति। तो एक वाणिज्यिक बैंक के एनपीए का अर्थ क्या है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। दोस्तों एक वाणिज्यिक बैंक के एनपीए का जो अर्थ होता है वो गैर निष्पादित परिसंपत्ति होता है। तो डी ऑप्शन पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा एम विश्वेश्वरैया और चौथा है महात्मा गांधी। तो ब्लॉन्ड इकोनॉमी, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न समझ में आया दोस्तों? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा एम विश्वेश्वरैया, चौथा है महात्मा गांधी। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अगर बात की जाए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की तो ये एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि योजना वित्त से धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है यदि करों में वृद्धि हो, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण में वृद्धि हो, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण में वृद्धि हो या आम जनता से ऋण में वृद्धि हो। बात समझ में आई दोस्तों? प्रश्न क्या है कि योजना वित्त से धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है यदि करों में वृद्धि हो, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण में वृद्धि हो, तीसरा वाणिज्यिक बैंकों से ऋण में वृद्धि हो और डी ऑप्शन है आम जनता से ऋण में वृद्धि हो। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए योजना वित्त से धन की आपूर्ति में वृद्धि की, है ना, तो वृद्धि होती है यदि
यदि करों में वृद्धि की जाए दोस्तों तो योजना वित्त से धन की आपूर्ति में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारी मात्रा में काले धन का अस्तित्व क्या पैदा करता है। बात समझ में आई। भारी मात्रा में काले धन का अस्तित्व क्या पैदा करता है। पहला है आय की असमानता में वृद्धि, दूसरा उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, तीसरा सभी के लिए उच्च जीवन स्तर, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों सही हैं। भारी मात्रा में काले धन का अस्तित्व क्या पैदा करता है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे दोस्तों। हो सकता हो ये आप एक एग्ज़ाम में आ जाए, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या आप खास करके यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आ सकता है। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, जो आपके बीच में डिस्कशन किया जा रहा है, ये खास करके आपके यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए तैयार किए गए हैं। पर अगर कोई छोटे डिपार्टमेंट का या कोई रेलवे डिपार्टमेंट की भी तैयारी करता है बच्चा, तो इससे भी वो बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों भारी मात्रा में काले धन का अस्तित्व क्या पैदा करता है, आपको इसका उत्तर देना है। तो आय की जो असमानता में वृद्धि होता है वो भारी मात्रा में काले धन का अस्तित्व पैदा करता है। बात समझ में दोस्तों। भारी मात्रा में काले धन का अस्तित्व क्या पैदा करता है। तो भारी मात्रा में जो काले धन का अस्तित्व होता है वो आय की असमानता में वृद्धि को पैदा करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में दोस्तों। तो भारी मात्रा में जो काले धन का अस्तित्व होता है उससे आय की असमानता में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है कि यदि किसी कर्मचारी के रोजगार से हटने से कोई उत्पादन हानि नहीं होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। बात समझ में आई। यदि किसी कर्मचारी के रोजगार से हटने से कोई उत्पादन हानि नहीं होती तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। पहला है खोज बेरोजगारी, दूसरा है स्वैच्छिक बेरोजगारी, तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी और चौथा है घर्षण बेरोजगारी। फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। यदि किसी कर्मचारी के रोजगार से हटने से कोई उत्पादन हानि नहीं होती तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, आपको उसको उत्तर देना है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां बैंकिंग सुधारों से संबंधित हैं। बैंकिंग सुधार से कौन कौन सी समितियां संबंधित हैं, आपको उसको उत्तर देना है। पहले पे दे रहा है नरसिम्हन समिति, दूसरा पीजे नायक समिति, तीसरा है सुनील मेहता समिति, चौथा है नचिकेत मोर समिति। तो इन चारों में से कौन सी समितियां हैं जो बैंकिंग सुधारों से संबंध रखती हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि चैनल का सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत कुछ हासिल कराएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो निम्नलिखित में से कौन सी समितियाँ बैंकिंग सुधारों से संबंधित हैं। तो बैंकिंग सुधार से नरसिम्हन समिति भी संबंधित है, पीजे नायक समिति भी संबंधित है, सुनील मेहता समिति भी संबंधित है और नचिकेत मोर समिति भी संबंधित है। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये डी ऑप्शन पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आता है। बात समझ में आई। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आता है। पहला है सेवानिवृत्ति लाभ, दूसरा है चिकित्सा सुविधा, तीसरा है मुआवजा सुविधाएं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आता है। फटाफट से उत्तर देते रहिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो निम्नलिखित में से कौन सा लाभ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आता है। तो ये आता है प्यारे दोस्तों सेवानिवृत्ति लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और मुआवजा सुविधाएं।
ये जितनी भी सुविधाएं हैं या जितने भी लाभ हैं जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है ये सभी हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका कार्य सरकार को विभिन्न वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसका कार्य सरकार को विभिन्न वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। पहला है राष्ट्रीय किसान आयोग, दूसरा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, तीसरा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और चौथा है कृषि विभाग। भारत में निम्नलिखित में से किसका कार्य सरकार को विभिन्न वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना है। वह दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कि ऑप्शन बी पे है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला जो प्रश्न है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बस में दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी डे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर केंद्रित है। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है वो कौशल विकास है। तीसरा, यह राज्य सरकार की योजना है। चौथा है इसने आजीविका योजना की जगह ली है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। वह दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में जो कथन सही नहीं है वो कथन है कि यह राज्य सरकार की योजना है। किसकी है? राज्य सरकार की यह योजना है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान को नवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो था उसको नवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। जो शुरू किया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो पहला है सभी के लिए शिक्षा, बी ऑप्शन है कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा, सी ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और डी ऑप्शन है शिक्षा में सभी लिंग और सामाजिक अंतर को पाटना। तो समझ में दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान को नवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में कि सभी के लिए शिक्षा, कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और डी ऑप्शन है शिक्षा में सभी लिंग और सामाजिक अंतर को पाटना। तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान को नवीं पंचवर्षीय योजना में जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था वो ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बुरी मुद्रा यानी मात्रा में सीमित ना हो, अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम यह कहता है। बस में दोस्तों, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम यह कहता है कि बुरी मुद्रा यदि मात्रा में सीमित ना हो तो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। पहला है किन्स का नियम, दूसरा है वेगनर का नियम, सी ऑप्शन है ग्रेसम का नियम और डी ऑप्शन है ग्रिम का नियम। तो बुरी मुद्रा यदि मात्रा में सीमित ना हो तो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता हो आपके शेयर करने से वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है बुरी मुद्रा। तो ये अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है। तो ये ग्रेसम का नियम कहता है। किसका नियम कहता है? ग्रेसम का नियम कहता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको उत्तर देना है। तो पहला कथन कह रहा है कि बाजार स्थिरीकरण योजना में सरकार द्वारा अपने सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अतिरिक्त वार्षिक समग्र सीमा तक ट्रेजरी बिल और या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने का प्रावधान। पहला क्या कह रहा है कि बाजार स्थिरीकरण योजना में सरकार द्वारा अपने सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अतिरिक्त वार्षिक समग्र सीमा तक ट्रेजरी बिल और या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने का प्रावधान।
दूसरा कथन है कि बाजार स्थिरीकरण निधि में जुटाई गई धनराशि को भारत की सामायिक निधि के भाग के रूप में MSS खाते में रखा जाता है। तीसरा जो कथन है वो कह रहा है MSS फंड की जो लेखा परीक्षा है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको उसका उत्तर देना है। तो तीनों कथन आपने गौर से देखा दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये केवल आपका पहला सही है, बाकी आपका ये कथन भी गलत है और ये कथन भी गलत है। कौन सा कथन सही है कि बाजार स्थिरीकरण योजना में सरकार द्वारा अपने सामान्य बाजार उधार कार्यक्रम के अतिरिक्त वार्षिक समग्र सीमा तक ट्रेजरी बिल और या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने का प्रावधान है। तो केवल पहला सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो ये दे रहा है दोस्तों पहले ऑप्शन पे, केवल पहला ही सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी संभावित वृद्धि दर से अधिक बढ़ती है तो इसे मुद्रास्फीति होती है। संभावित दर से अधिक तेज़ी से बढ़ने से मुद्रास्फीति कैसी होती है, आपको उसका उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि तेज़ विकास के कारण उच्च मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों का त्वरित उपयोग होता है। दूसरा, तेज़ विकास के कारण रोजगार के अधिक अवसर होते हैं जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन क्या है, तेज़ विकास के कारण उत्पादकता बढ़ती है जिससे आपूर्ति बढ़ती है और लागत मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का कारण। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी संभावित वृद्धि दर से अधिक बढ़ती है तो इससे मुद्रास्फीति होती है। संभावित दर से अधिक तेज़ी से बढ़ने से मुद्रास्फीति कैसी होती है, आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा तेज़ विकास के कारण मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों का त्वरित उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके बदले में किए गए व्यापारिक लेन देन को अदृश्य व्यापार कहा जाएगा। निम्नलिखित में से किसके बदले में किए गए व्यापारिक लेन देन को अदृश्य व्यापार कहा जाएगा। पहला है कंसल्टिंग, दूसरा विदेशी निवेश सेवाएं, तीसरा शिपिंग सेवाएं और चौथा है पर्यटन। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके बदले में किए गए व्यापारिक लेन देन को अदृश्य व्यापार कहा जाएगा। कंसल्टिंग, विदेशी निवेश सेवाएं, शिपिंग सेवाएं, पर्यटन। तो दोस्तों कंसल्टिंग की बात करें तो ये भी लेन देन के अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आता है। विदेशी निवेश सेवाएं ये भी आता है अदृश्य व्यापार के अंतर्गत। शिपिंग सेवाएं ये भी आता है और पर्यटन ये भी आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों कथन सही हैं। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देना है, फटाफट से उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। पहला है भारत की सामयिक निधि, दूसरा भारत का सार्वजनिक खाता, सी ऑप्शन है भारत की आवश्यकता निधि और चौथा है प्रधानमंत्री राहत कोष। तो दोस्तों राष्ट्रीय लघु बचत कोष निम्नलिखित में से जिसका हिस्सा है वो है भारत का सार्वजनिक खाता। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि सरफेसी यानी SARFAESI सरफेसी अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सरफेसी अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला है ऋण वसूली, दूसरा है जमा राशि बढ़ाना, तीसरा है निदेशकों की पारदर्शी नियुक्ति और डी ऑप्शन है भ्रष्टाचार घोटाले को कम करना। और अब इसका उत्तर दीजिए कि सरफेसी अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है ऋण वसूली। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सदाबहार क्रांति शब्द किस वैज्ञानिक ने गढ़ा है। पहला है वर्गीस कुरियन, दूसरा है MS स्वामीनाथन, तीसरा है HM दलाया, उपरोक्त में से कोई नहीं। सदाबहार क्रांति शब्द किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था। वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, HM दलाया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सदाबहार क्रांति शब्द जिस वैज्ञानिक ने गढ़ा था वो था MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रसंस्करण का एक उदाहरण है।
निम्नलिखित में से द्वितीयक संस्करण का उदाहरण है? पहला है चॉकलेट, दूसरा चिप्स, तीसरा ब्रेड, चौथा गेहूँ और पाँचवा है दही। तो द्वितीयक प्रसंस्करण का उदाहरण है फटाफट से उत्तर देते रहिए दोस्तों, कमेंट में उत्तर करना ना भूलें दोस्तों, इससे आप जान पाएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रसंस्करण का जो उदाहरण है आइए उसको देख लेते हैं। तो पहला है चॉकलेट, चिप्स, ब्रेड, गेहूँ नहीं है दोस्तों, दही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पाँचवा ये कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो रासायनिक उद्योग में प्रत्यक्ष मार्ग के तहत कितनी एफडीआई की अनुमति है? रासायनिक उद्योग में प्रत्यक्ष मार्ग के तहत कितनी एफडीआई की अनुमति है? पहला 100, दूसरा 71, तीसरा 51, चौथा 49। रासायनिक उद्योग में प्रत्यक्ष मार्ग के तहत कितनी एफडीआई की अनुमति है? ये है दोस्तों 100। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है कि गन्ना किसानों को एफआरपी का भुगतान कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चीनी मिलें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गन्ना किसानों को एफआरपी का भुगतान कौन करता है? तो ये करता है चीनी मिलें। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों गन्ना किसानों को एफआरपी का भुगतान कौन करता है? तो ये चीनी मिलें करती हैं। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी जुनून के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।